नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन बात करेंगे जो बीएड के बच्चे हैं उनका जो 12वें पाठ्यक्रम का पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सभी के उत्तर भी उनके साथ ही मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि भाषा का क्षेत्र बताओ। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ लैंग्वेज, जो संक्षिप्त टिप्पणी करनी है भाषा के क्षेत्र पर। तो बच्चों बात करेंगे इसकी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत एवं व्यापक है, मतलब भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। भाषा के असीमित आयाम हैं जो आपस में अंतर संबंधित हैं। भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। यह भाव प्रकाशन अनेक प्रकार से किया जाता है। ये शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। भाषा शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से हो सकती है, या लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। लिखित भाषा में सूचनाएं लिख कर दी जाती हैं, जिसमें निर्देश, आदेश, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, जर्नल्स, बुलेटिन, हेडबुक्स, पोस्टर, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, शिलालेख आदि सम्मिलित हैं। जो कि अपन न्यूज़ वगैरह जो भी लिख के जो भी सामग्री दी जाती है उसको लिखित भाषा बोलते हैं। जबकि मौखिक भाषा में मौखिक शब्दों द्वारा पारंपरिक स्वरूप यथा वार्तालाप, मतलब आपस में अपन बात करते हैं, वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं। सिंपोजियम, संगोष्ठी, पैनल, वार्तालाप, टेलीफोन वार्ता, यानी कि मोबाइल पे बात करते हैं, तो ये भी मौखिक शब्दों की भाषा ही इसको कहते हैं। मोटे तौर पर भाषा का विषय क्षेत्र संचार ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज शैक्षिक जगत में भाषा माध्यमों के रूप में केवल पुस्तकों, जर्नल्स इत्यादि का उपयोग नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीक ने विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि से आए हुए अधिगमकर्ता को सीखने के नए आयाम एवं नए अवसर प्रदान किए हैं। उच्च स्तरीय शैक्षिक योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं। ये तो अपना शिक्षा का जो क्षेत्र था उसके बारे में अपने पढ़ा, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि भाषा के महत्व एवं कार्य को समझाइए। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो इसकी बात करें अपन, मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास या प्रगति की है उसका श्रेय भाषा को ही जाता है। इस दृष्टि से मानव जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है, या बहुत महत्व है, या भाषा का सबसे महत्व सबसे अधिक है, जो समाज के विकास की मूल आधारशिला है। भाषा के कुछ प्रमुख महत्व हैं, उनकी बात करेंगे अपन। पहला, इसमें भाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है। मानव भावों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, अपने सुख दुखों को एक दूसरे व्यक्ति से कह सुन सकता है। इसी भाषा के माध्यम से आज मनुष्य अपनी भाव अभिव्यक्ति के साथ साथ विचार विनिमय करता है। अगला है, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। ये भी इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बात करेंगे बच्चों कि भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। वैसे तो संसार के अन्य प्राणियों के पास भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा मनुष्य के पास ही है। मतलब आपस में मनुष्य ही बोल सकता है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। संस्कृताचार्य दंडी के अनुसार इन इद कंदनम तम कर्तसनम जायत भुवन त्रियम, यदि शब्द है ज्योतिरा संसार न दिश्यते। यदि किसी शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित न हुई होती तो तीनों लोग अज्ञानी रूप घने अंधकार से परिपूर्ण रहते। कि मतलब शब्द तो जरूरी है ताकि उससे अपने लोग आपस में विचार विमर्श कर सकें। तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे किसी मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विकास के क्षेत्र में प्रगति हुई, श्रेष्ठतर साहित्य का सर्जन हुआ। तब ही किसी जाति, समाज अथवा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। अतः भाषा की कहानी ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी है। चौथा पॉइंट रहेगा, मानव शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास भी भाषा के कारण हुआ है। मानव शक्ति और जो विचार विमर्श है, जैसे अपन लोग विचार करते हैं, वही भाषा के कारण ही संपन्न हुआ है। भाषा के बिना
विचारों को याद रखना असंभव है, वह मनन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भी असंभव है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन भी भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक समस्त संचित ज्ञान भावी पीढ़ियों को सौंपती है और यही क्रम निरंतर चलता है। 6 नंबर पॉइंट देखेंगे आप मेरे साथ। तो भाषा मानव के भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रहती है। भाषा के माध्यम से हम अपने भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक आने वाली पीढ़ी उसमें अपने भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाएं जोड़कर अपने की आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है कि जो अपने विचार है वो आगे की पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। भाषा के अभाव में ये सब असंभव है। भाषा के अभाव में आपका जो आकांक्षाएं, विचार, अनुभव है वो सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा एवं धर्म। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना सबको। भाषा एवं धर्म, इस पर टिप्पणी पूछ सकता है। लैंग्वेज एंड रिलीजन। धर्म किसी एक या अधिक परलौकिक शक्ति में विश्वास और इसके साथ साथ संलग्न रीति रिवाजों, परंपरा, पूजा पद्धति और दर्शन का समूह है। जीवन में हमें जो धारण करना चाहिए वही धर्म है। नैतिक मूल्यों का आचरण ही धर्म है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नैतिक मूल्यों का जो आचरण है वही धर्म है। ठीक है, धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है जिसमें चेतना का शुद्धिकरण होता है। धर्म वह तत्व है जिसके आचरण द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। यह मनुष्य में मानवीय गुणों के विकास की प्रभावना है, सार्वभौम चेतना का सत्य संकल्प है। धर्म से तात्पर्य उन आध्यात्मिक सिद्धांतों, नियमों एवं आचार विचारों से है जिनका धारण करने से मनुष्य का प्राकृतिक, सामाजिक और अंत्योगत व आध्यात्मिक विकास होता है। धर्म एवं भाषा का निकट संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। समाज के जो मानव तथा मूल्य होते हैं, धर्म के द्वारा उनको आत्मसात करवाने के लिए जिसे माध्यम बनाया जाता है वही भाषा है। कि धर्म और दोनों संबंधित है। भाषा के द्वारा किसी भी धर्म में निहित शिक्षाओं, उपदेशों, सिद्धांतों के बारे में जाना जा सकता है जिनसे पढ़कर या सुनकर ग्रहण किया जाता है। इन शिक्षाओं और उनमें निहित ज्ञान के द्वारा बालक के नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों का विकास भी किया जा सकता है। धर्म प्रत्येक सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहर होते हैं जिनका संरक्षण स्थानांतरण भाषा के द्वारा ही संभव है। धर्म क्या है कि आप जानते हैं सभ्यता और संस्कृति के धरोहर होते हैं, तो उनका जो संरक्षण है वही भाषा के माध्यम से अपन कर पाते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य बालक की ईश्वरीय शक्ति और धार्मिकता की भावना का सहयोग करना भी रहा है। इस चरम अवस्था को प्राप्त करने के लिए भाषा का ज्ञान तथा सहयोग वांछनीय है। भाषा के बिना धर्म में निहित सिद्धांतों एवं चारित्रिक उपदेशों का ज्ञान करवा पाना असंभव है। धर्म के वृहद रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य छात्रों के चरित्र निर्माण करना, उनमें मूल्यों का विकास करना को निस्संदेह प्राप्त किया जा सकता है। चरित्र निर्माण तथा मूल्यों का ज्ञान धर्म के विभिन्न स्रोतों, भाषा, धार्मिक ग्रंथ, संत महात्माओं के प्रवचन, उपदेश, उनकी जीवनी इत्यादि से प्राप्त हो सकता है। इनको जानने के लिए भाषा का नित्यांत आवश्यक है। पूरे ऊपर दिए पूरा विवेचन से अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि भाषा एवं धर्म के मध्य घनिष्ठ संबंध है। अगला है भाषा एवं वर्ग पर लघु निबंध लिखिए। भाषा एवं वर्ग एक दूसरे संबंधित माने जाते हैं। हिंदी भाषा का संबंध भारतीय नागरिकों की वर्ग विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक लोग हिंदी पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी को विशेष वर्ग माना गया है। भाषा को वर्ग से संबंधित करने पर इसका स्वरूप व्यापक हो जाता है। जब भाषा के द्वारा एक जातीय समीकरण का निर्माण किया जाता है, वहीं दूसरी ओर भाषा द्वारा सांस्कृतिक एकता तथा सामाजिक एकता के विकास का मार्ग भी प्रस्तुत किया जाता है। भाषा के आधार पर विविध क्षेत्रों के वर्गीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह प्रक्रिया नकारात्मक या सकारात्मक दोनों रूप से हो सकती है, परंतु भाषा द्वारा जिस वर्ग का निर्माण किया जाता है वह अध्ययन सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक एकता का मार्ग प्रस्तुत करता है। सामान्य रूप में भाषा के आधार पर समाज, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों का वर्गीकरण, वर्गों का निर्माण भी किया गया है। तो इसमें जो अलग अलग वर्ग हैं उन्हें देख लेते हैं अपन। सामाजिक वर्ग एवं भाषा। भाषा के माध्यम से सामाजिक वर्गों का निर्माण संभव होता है। विभिन्न प्रकार की कविताओं एवं काव्यों की रचना करने वालों को कवि वर्ग में रखा जाता है। इसी प्रकार समाज में गद्य रचना करने वालों गद्यकार, कहानी की रचना करने वालों कहानीकार के रूप में मानते हैं। व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा के आधार पर सामान्य रूप से की जाती है। इस प्रकार भाषा द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के वर्गों का निर्माण किया जाता है। भाषा के आधार पर समाज में सामाजिक एकता की स्थिति को भी देखने को मिलती है।
भाषा एवं शैक्षिक वर्ग। भाषा के आधार पर ही शैक्षिक वर्ग का निर्माण संभव होता है। हिंदी भाषा बोलने वाले लिखने वाले छात्रों को हिंदी माध्यम के संवर्ग में रखा जाता है, और जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अंग्रेजी मीडियम में रखा जाता है। इसको देख लेना आप। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सामग्री हिंदी भाषा में उपलब्ध होती है, वही अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों के लिए सामग्री अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध की जाती है। इस प्रकार ये जो शैक्षिक रूप में भी भाषा का योगदान है। धार्मिक वर्ग एवं भाषा। भाषा के द्वारा धार्मिक वर्गों का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। अपन बात करें तो भावना का सहयोग करना ही इस चरम अवस्था को प्राप्त करने के लिए भाषा का ज्ञान तथा सहयोग वांछनीय है। भाषा के बिना धर्म में निहित सिद्धांतों एवं शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य से छात्रों का निर्माण करना, उनमें मूल्यों का विकास करना को निसंदेह प्राप्त किया जा सकता है। चरित्र निर्माण तथा मूल्यों का ज्ञान धर्म के विभिन्न स्रोतों, भाषा, धार्मिक ग्रंथ, संत महात्माओं के प्रवचन, उपदेश, उनकी जीवनियाँ इत्यादि से प्राप्त हो सकता है। इनको जानने के लिए भाषा का ज्ञान नित्यांत ही आवश्यक है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, भाषा में साहित्य की क्या भूमिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि भाषा में साहित्य की क्या भूमिका रही है। रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज। ओके, तो अब बात करेंगे, साहित्य छपी हुई पुस्तकें हैं जो कि समाज का आईना होती है। वे सांस्कृतिक दस्तावेज होती हैं जो किसी देश या समाज की संस्कृति को समझने में सहायता करती हैं। कुछ भाषाविदों का मानना है कि किसी भी पुस्तक का कोई अर्थ नहीं तब तक नहीं होता जब तक पढ़ने वाला उसका अर्थ नहीं निकालता। मतलब आप लोग इस पीडीएफ को अगर पढ़ रहे हो मेरे साथ, अगर आप इसका अर्थ नहीं निकाल रहे तो उसको अपन पीडीएफ नहीं मानेंगे, उसको अपन पुस्तक नहीं मानेंगे। ठीक है, साहित्य एक कला है जो भाषा के विकास में काफ़ी सहायक होती है। भाषा के विकास में साहित्य की भूमिका निम्नलिखित रूप से है। पहला पॉइंट, साहित्य से आपसी अंतःक्रिया प्रोत्साहित होती है। साहित्य पुस्तकों की विषय वस्तु में कई अर्थ निहित होते हैं। इनको पढ़कर बच्चे अपने विचारों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, जो कि भाषा विकास का दृष्टि से आवश्यक है। अगला है, साहित्य भाषा के बारे में जागरूक बनाता है। साहित्य के माध्यम से बच्चों की विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि उनकी भाषा को पढ़ने में सहायता करते हैं। इनको पढ़कर वे भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं। साहित्य संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। साहित्य की प्रमुख वस्तुएं, साहित्य की पुस्तकों पढ़कर बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास होता है। इससे उनका दृष्टिकोण बदलता है। साहित्य में के माध्यम से बच्चों की कक्षा के बाहर के संसार की जानकारी होती है। साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। साहित्य कई देशों तथा समाजों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ गए हैं वही है, तो इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। आप इसका पीडीएफ ले लेना, जो मोस्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें वो बता दूंगा। क्षेत्र और प्रकृति दोनों पढ़ चुके हैं तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, देखो शाब्दिक भाषा में जैसे कुत्ते भो भो करके बोलते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, चूहे चू चू करके अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो ये भाषा है। भाषा की परिभाषा देख लेते हैं, अगर 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। काव्यादर्श के अनुसार यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता तब यह समस्त संसार अंधकार में हो जाता। भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं, भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य की मुख्य वाणी से निश्रित व सार्थिक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। सुकुमार सेन जी क्या कहते हैं, अर्थवान कंठोदृढ़ ध्वनि समष्टि भाषा है। सविट के अनुसार ध्वनियात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। क्रोंचे के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं, भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अपन इसकी प्रकृति देखेंगे अपन कि भाषा पैतृक संपत्ति है। ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की बात अनायास की प्राप्ति होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था में अन्य देशों में पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी आदि समझना बोल सकेगा। उस देश की ही उसकी मातृभाषा अपनी भाषा होगी। मतलब आप किसी बच्चे को अगर 1 या 2 साल की उम्र में विदेश डाल दोगे तो वही फिर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से भी भाषा सीखता है। अर्जित संपत्ति है मतलब आसपास के लोगों से जो भी भाषा सीखता है वह ग्रहण करता है। अगला है, भाषा आदर्श सामाजिक वस्तु है। भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है। उसका विकास समाज से ही होता है। प्रश्न है कि व्यक्ति भाषा का अर्जन कहाँ से करता है, इसका एकमात्र उत्तर समाज से। इसलिए समाज एक सामाजिक संस्था है कि व्यक्ति समाज से भाषा अर्जित करता है। अगला है, भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता।
भाषा परंपरागत वस्तु है, व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, कि भाषा का उत्पन्न व्यक्ति नहीं कर सकता। अतः समाज और परंपरा ही भाषा की जननी माना जाता है। भाषा का अर्जन अनुकरण है, कि मतलब अनुकरण का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा अपने माता पिता समाज की सुनता है वही उसका अनुकरण करता है। देखो हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं कि जो माँ कुछ कहती है वह सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं बोलने का प्रयास करता है। इसलिए भाषा का अर्जन भी अनुकरण होता है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मूलतः भाषा केवल मौखिक को भाषा को कहना चाहिए, उसका लिखित रूप मौखिक पर ही आधारित है और उसी के पीछे भी चलता है। अनुकरण प्रिय वाणी होने पर मनुष्य अनुकरण की कला में पूर्ण नहीं है। अतः दो आदमियों की भाषा बिल्कुल एक सी नहीं होती। भाषा के दो आधार शारीरिक और मानसिक। परिवर्तन में दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्ता की शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति सर्वदा ठीक वैसे ही नहीं रहती जैसे कि उसकी रहती है जिसका अनुसरण किया है। अगला है अपना, भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ऊपर हम कह चुके हैं भाषा परिवर्तनशील है, चिर परिवर्तनशील है। उस आधार पर तो भाषा कोई अंतिम रूप स्वरूप नहीं हो सकता। मातृभाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है, मृत भाषा। परंतु जीवित भाषा में यह बात नहीं है। भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और स्थैर्य ही उसका जीवन का द्योतक है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। किसी भाषा का अपना वास्तविक स्वरूप अपनी सीमा के भीतर ही होता है। उस सीमा से बाहर जाने पर उसके स्वरूप में थोड़ा अधिक परिवर्तन होता है, या उस सीमा के बाहर आने किसी भाषा की सीमा शुरू हो जाती है। प्रत्येक भाषा एक ऐतिहासिक सीमा है। अगला पॉइंट, प्रत्येक भाषा इतिहास की किसी निश्चित काल से प्रारंभ होकर इतिहास के किसी निश्चित काल तक व्यवहित होती है। वह भाषा अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती भाषा से भिन्न होती है। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं ने अपनी ऐतिहासिक सीमा रही है। 10वां, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग अलग होती है। ये आप लोग जानते हैं, ध्वनि शब्द सब अलग अलग होते हैं। भाषा की धारा स्वभावत कठिनता से सरलता की ओर होती है। सभी भाषा की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है अपन देखते हैं, पहले कठिन लगती है फिर सरल लगती है। यही उसमें दिया गया कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। आरंभ में भाषा स्थूल थी, सूक्ष्म भावों के लिए विचारों की गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें नहीं थी। फिर भी धीरे धीरे उसने उसकी प्राप्ति की। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन भाषा में विकास होता जा रहा है। जो अप्रौढ़ से प्रौढ़ जा रहे हैं, मॉडर्न भाषा हो रही है, विकास हो रहा है। ठीक है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। इस पॉइंट को देख लेना। पहले मानते थे कि भाषा वियोग से संयोग की ओर जाती है। कुछ का मत है कि बारी बारी से भाषाओं की जिंदगी दोनों स्थितियों से गुजरती है, किंतु अब ये मत भ्रामक सिद्ध हो चुके हैं। नवीन मतानुसार भाषा संयोग से किशोर अवस्था की ओर जाती है। जैसे राम गच्छति संयोग स्थिति है, इसका जिसका अर्थ है कि मिली होने की स्थिति, और वियोग का अर्थ है कि राम जाता है। अलग अलग है भाषा। हर भाषा का स्पष्ट अस्पष्ट एक मानक रूप होता है। जैसे मतलब किसी भाषा का स्पष्ट रूप भी होता है और अस्पष्ट रूप भी होता है। ये भी देख लेंगे अपन। भाषा की विशेषताएं कौन सी है? यादृच्छिकता। इसका अर्थ है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वाभाविक तथा तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छा अनुसार मात्र माना हुआ संबंध है। यदि ऐसा होता तो सभी भाषाओं से एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता। जैसे हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर, फारसी में आबू और रूसी में वदा। अनेक रूप नहीं मिलते, इसलिए यादृच्छिकता है भाषा में। सृजनात्मकता है भाषा में शब्द और रूप तो प्राय सीमित होते हैं, किंतु उन्हीं के आधार पर हम अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सादृश्य के आधार पर नित्य एवं नए नए असीमित वाक्यों का सर्जन करते हैं। विविधता। मानव भाषा का स्वरूप अविच्छिन्न रूप एक नहीं है। वह तत्वतः कई घटकों इकाइयों विभाज्य है। वाक्य एकाधिक शब्दों से बनता है, शब्द एकाधिक ध्वनियों से। ओके। द्वैधता। वाक्य में दो स्तर होते हैं, सार्थक और निरर्थक। मतलब किसी का पॉजिटिव अर्थ निकलता है, किसी का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे निरर्थक इकाइयों की ध्वनि कहते हैं, जैसे बंदर ने फल तोड़े। ठीक है, ये 5 सार्थक इकाइयाँ इसमें, और बंदर ये 7 निरर्थक ध्वनियाँ है जिसका अर्थ नहीं है। ठीक है, अगला है मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर देख लेते हैं अपन। देखो, मौखिक भाषा में कम स्थायित्व होता है, लिखित भाषा में अधिक स्थायित्व होता है, मौखिक भाषा ज़्यादा। मौखिक भाषा सरल होती है, लिखित भाषा अधिक श्रमसाध्य तथा समसाध्य होती है। मौखिक भाषा के रूप में आप अपनी बात को जोर से बोलकर अथवा
जोर देकर जोर देकर अधिक प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। लिखित भाषा में यह संभव नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना आप। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा में लिखित भाषा की अपेक्षा परिवर्तन तेजी से होते हैं। मौखिक भाषा में बात दोहराते समय शब्दों के आगे पीछे किया जा सकता है। लिखित भाषा में ऐसे करने से दोष आ जाता है कि अपन मुंह से तो कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो उसमें फिर त्रुटि आ जाएगी। मौखिक भाषा में उच्चारण में विविधता रहती है। लिखित भाषा में स्वरूप में अंतर नहीं आता। मौखिक भाषा में क्षेत्रीयता का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। लिखित भाषा में क्षेत्रीयता का प्रभाव दिखाई नहीं देता। मौखिक भाषा में स्थानीय लहजे का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मौखिक भाषा में शब्द तथा वाक्यों को दोहराने की सुविधा रहती है, इसमें कोई सुविधा नहीं रहती। अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो उसको अपन दोष मानेंगे। मौखिक भाषा में व्याकरण संबंधी नियमों की स्थिरता देखी जाती है। लिखित भाषा में अपेक्षाकृत क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध एवं व्याकरण के नियमों का सुसूचित होता है। मौखिक भाषा में अर्थग्रहण शीघ्र होता है, इसमें अर्थग्रहण लंबा टाइम लेता है। ठीक है। बोलना सरलता, सहजता, शीघ्रता सीखा जा सकता है। लिखना थोड़ा कठिन है। दैनिक व्यावहारिक जीवन में मौखिक भाषा का अधिक प्रयोग किया जा सकता है, इसका कम प्रयोग होता है। आपसी संबंधों को मजबूत करने में मौखिक भाषा का अधिक महत्व है, इसको कम महत्व है। अगर हम किसी से कोई रिश्ता रखते हैं, आपसी संबंध मजबूत बनाते हैं, तो उसको बोल के ही बताएंगे, लिख के थोड़ी बताएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा कम रहता है। स्वराघात, बलाघात, हाव आदि बोलने के आवश्यक तत्व हैं, ये आवश्यक तत्व नहीं है। ज्ञान को स्थायी रखने में मौखिक भाषा का महत्व नहीं है। संस्कृत ज्ञान को लिखित भाषा द्वारा दीर्घजीव बना जा सकता है। मतलब जैसे आप ग्रंथ पढ़ते हैं, लिखित भाषा में रखते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी है, लिखित भाषा स्थायी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा अपना, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। जैसे कि सही पेपर में शिक्षण के सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसमें भाषा के शिक्षण के सिद्धांत भी आप लोग देख लेना। ठीक है। हम चाहे मातृभाषा का शिक्षण करें या किसी अन्य भाषा का, चाहे मातृभाषा के साहित्य का शिक्षण करें, किसी अन्य भाषा के साहित्य का, चाहे स्कूल पाठ्यचर्या किसी अन्य विषय का अथवा कला कौशल का, हमें शिक्षण के नियमन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता इन सिद्धांतों को विशेष प्रकृति के अनुसार समझने की है। ठीक है। इसमें पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा सिद्धांत। आप सब लोग इसको पीडीएफ के माध्यम से देख लेंगे। पीडीएफ आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ वीडियो को। ठीक है। पहला सिद्धांत अभिप्रेरणा सिद्धांत रहेगा इसमें। दूसरा रहेगा रुचि का सिद्धांत, कि बच्चों की रुचि क्या है वो सारा इसमें रहेगा। ठीक है। तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत है। जैसे देखो साफ साफ लिखा, बच्चे जन्म से क्रियाशील होते हैं, बच्चों की जैसे क्रियाशीलता का प्रभाव वो पूरा इसमें बताना अपन को। अगला रहेगा जीवन से संबंध स्थापित करने वाला सिद्धांत है। ठीक है। अगला रहेगा आवर्ती का सिद्धांत है। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत है। पुनर्बलन थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने देखा कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब सीखने वाले को सफलता मिलती है तो उसे बड़ा संतोष मिलता है। इस संतोष से उसे आगे सीखने का उत्साह उत्पन्न होता है, उसमें सीखने की बल मिलता है। इन्हें पुनर्बलन के सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। अगर आप लोग कुछ सीखोगे और आपकी समझ में आ गया तो आपको सपोर्ट तो मिलेगा ना। इस प्रकार से व्यष्टि भिन्नता का सिद्धांत है। अगला है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री के चयन सिद्धांत है। अगला है नियोजन का सिद्धांत है। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत है। प्रश्न पूछना से क्या अभिप्राय, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को शाब्दिक व्यवहार का सहारा लेना होता है, किंतु पूछे गए प्रश्न का अन्य छात्र से पूछने के लिए वह अशाब्दिक व्यवहार का सहारा भी ले सकता है। यदि विद्यार्थी का उत्तर सही हो तो शिक्षक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि छात्र को पुनर्बल मिल सके, कि जैसे ऐसे बोलना चाहिए, शाबाश बेटा। सही उत्तर नहीं मिलने पर अशाब्दिक संकेत व्यवहार की सहायता अथवा प्रोत्साहन एवं अनुमोदन के द्वारा ही सही हल प्राप्त करना चाहिए। प्रश्नों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न बच्चों को जैसे कुछ भी अपना टॉपिक शुरू करने से पहले पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन अगर पूर्व ज्ञान हो तो उसको प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है। पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे गए प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। अगला विकासात्मक क्वेश्चन। इस प्रश्नों द्वारा पाठ के आगे विकास किया जाता है। ये प्रश्न पाठ को आगे की ओर बढ़ाते तथा पाठ में छात्रों की रुचि को बनाए रखते हैं। छात्रों को नवीन पाठ में रुचि है या नहीं वे इसे समझ आते हैं। अगर पूछेंगे किसी टॉपिक के बारे में,
अगर वो नहीं है तो फिर वो विकास नहीं होगा, तो फिर वो समझ जाएगा टीचर की इनको रुचि नहीं है। बोध प्रश्न, पाठ पढ़ाने के बाद जैसे अपन क्वेश्चन को पूछते हैं कि आपके समझ में आने को टॉपिक से, उसको अपन बोध प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तुलनात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों द्वारा ये जांच की जाती है कि छात्र दो तथ्यों के बीच अंतर कर सकते हैं अथवा नहीं। अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से की जाती है। परिभाषा प्रश्न, जिन प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न परिभाषाएं निकलवाई जाती हैं। आलोचना प्रश्न, जिन प्रश्नों के माध्यम से किसी सिद्धांत, नियम तथा समस्या विषय की आलोचना करने को कहा जाए वह आलोचना प्रश्न कहलाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके द्वारा किसी तथ्य पर विस्तृत व्याख्यात्मक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाए उसे निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। अभ्यास प्रश्न यानी जो गृह कार्य प्रश्न होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसी विषय वस्तु जो छात्रों के सम्मुख शिक्षक द्वारा एक बार प्रस्तुत की जा सके का अभ्यास करने के उसे विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, उन्हें अभ्यास प्रश्न कहते हैं। कि कुछ टीचर ने पढ़ाया, उसको अपन को क्वेश्चन दे दिया कि इसको आप वापस करो हल, तो उसको अपन अभ्यास प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न पूछने का महत्व क्या है, तो इसके विभिन्न महत्व हैं, तो अपन बात करेंगे। प्रश्नों द्वारा शिक्षक एक अच्छी शिक्षण विधि का चयन कर सकता है। प्रश्नों का छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। प्रश्नों द्वारा छात्र एकाग्रचित रहते हैं, उनका ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। बालक को बौद्धिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। प्रश्नों द्वारा छात्रों में तार्किक व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इनमें छात्रों को पुनर्बलन मिलता है। प्रश्नों से छात्र अध्ययन में सक्रिय रहते हैं। प्रश्नों द्वारा छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रवण कौशल। इसमें एक आएगा आपका कन्फर्म, या तो श्रवण आ जाए लेखन आ जाए। इन दोनों कौशल की जो विधियां उनको आप देख लेना, ठीक है। श्रवण कौशल या लेखन, ठीक है। श्रवण देख लो, इसकी अब मैं दिखा देता हूँ, पीडीएफ देख लेना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना। श्रवण का अर्थ क्या है? सामान्यतः कानों द्वारा ध्वनियों ग्रहण करने और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति करने को सुनना ही श्रवण कहते हैं, ठीक है। जैसे बादलों गड़गड़ा सुनना, दादी अम्मा की कहानी सुनना, सब श्रवण कौशल में आते हैं। चलो आप देखिए मेरे साथ, परिभाषा देखते हैं इसका कि डिसेंट के अनुसार श्रवण कौशल तब गठित होता है जब छात्र वह व्यवस्थित करता है कि याद करते हैं क्या सुना गया है। इस प्रकार किसी व्यक्ति अथवा ध्वनियों द्वारा उत्पन्न सार्थक ध्वनियों को श्रवण केंद्रियों के माध्यम से अर्थ ग्रहण करना तथा समझने की प्रक्रिया श्रवण कहलाती है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार श्रवण का अर्थ, श्रवण व्यक्त अथवा अव्यक्त व्यवहार में प्रतिमानों के चयनशील मौखिक और लिखित संकेतों द्वारा प्राप्त करने के संबंध में अन्य व्यक्ति तथा व्यक्तियों को वार्तालाप करने का गहन अध्ययन की कला है। श्रवण कौशल का विकास, श्रवण कौशल का महत्व अपन देख लेते हैं साथ में, ठीक है। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। महत्व की जो प्रमुख पॉइंट है उनको देख लेते हैं। व्यक्ति के विचार को आदर होना चाहिए, समाज के सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए एवं प्रतिकूल मत का स्वागत करना चाहिए। खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत का प्रतिपादन तभी कर सकते हैं जब विचारों का औचित्य पैनी धार पर आश्रित हो। बहुधा तर्क के अभाव में स्वर, उच्चता, झुंझलाहट, खींच इत्यादि अवगुण पाए जाते हैं। जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं है वह विरोधियों के तर्क का खंडन नहीं कर सकते। बहुधा विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता में श्रवण कौशल के प्रयोग से झलक देखने को मिलती है। जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, ये अपने विचारों को प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत करते हैं। श्रवण कौशल की विधियाँ, कहानी सुनना और कहानी सुनाना, ठीक है, ये भी इसमें पहली विधि है। जैसे अपने बच्चों को कहानी सुनना मिलती है। भाषण, अपन कोई भी भाषण सीखते हैं और किसी भी मंच पर भाषण देते हैं तो ये भी श्रवण कौशल की विधि है, ठीक है। वाद विवाद महत्वपूर्ण विधि है, इसको भी देख लेना आप। अपन तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद के अंदर आता है। प्रश्नोत्तर विधि, किसी से प्रश्न पूछते हैं उत्तर मिलता है तो ये भी इसके अंदर विधि है। सहस्वर वाचन, ठीक है, ये देख लेना, इसकी छोटी टिप्पणी पूछ सकता है। यदि भी ये वाचन शिक्षण का अनिवार्य अंग है लेकिन श्रवण कौशल के प्रशिक्षण में भी इसकी सहायता ली जा सकती है। अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करते समय अथवा किसी योग्य विद्यार्थी द्वारा सहस्वर वाचन करवाते समय विद्यार्थियों को सचेत कर दे कि वे वाचन के ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करने से विद्यार्थी शब्दों का शुद्ध उच्चारण, बलाघात, गति आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वाचन के पश्चात अध्यापक को कुछ अन्य विद्यार्थियों से सहस्वर वाचन करवाना चाहिए, इससे कि वो बोल के बताएं, ठीक है। इससे अध्यापक को पता चल जाए कि श्रवण कौशल किस सीमा तक विकसित हुआ है। श्रुतलोक, ये भी इसकी विधि है। कहानी की विभिन्न तत्वों को समझाइए। कहानी के विभिन्न तत्व महत्वपूर्ण है। तो कथानक, कहानी के अंदर जो कहानी चलती है उसे कथानक कहते हैं। यह कथानक किसी एक या कुछ प्रसंगों द्वारा आधारित होता है। उसमें किसी एक घटना का चित्रण अथवा किसी प्रसंग विशेष में किसी पात्र की मनोदशा का चित्रण हो सकता है। ये कथानक की जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बोला जा सकता है। पात्र कहानी के अंदर का वह तत्व जो कथानक को आगे बढ़ाता है।
अथवा घटना प्रसंग विशेष को अलग मनोभाव की रक्षा करता है। संवाद अथवा कथोपकथन, कहानी के पात्र को आपस में बातचीत या संवाद करते हैं, जिससे पात्रों की विशिष्टताएं और कहानी की घटनाक्रम तय होता है। ये संवाद कहानी के रोचक और सरसता को प्रवाह करते हैं। मतलब जो कहानी किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए, ये वाद विवाद करके जो बातें आती हैं उनको संवाद और कथोपकथन बोलते हैं। भाषा शैली कि कहानी किस प्रकार से रहेगी, उसकी भाषा शैली क्या रहेगी, किस प्रकार से रहनी चाहिए, उसको भाषा शैली बोलते हैं। ठीक है। उद्देश्य कि कहानी का उद्देश्य क्या है, इससे समाज को क्या, समाज और देश को क्या संदेश देना चाहता है, ये कहानी के उद्देश्य में अपन लिख सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना। कहानी के शिक्षण में किन्हीं 5 सावधानी का उल्लेख कीजिए कि कहानी का शिक्षण करवाते समय कौन सी 4-5 सावधानी लिखी जाती है, उनको उल्लेख करना है। कहानी का शीर्षक छोटा, स्पष्ट और सारगर्भित और हो, जिसे छात्र शीर्षक सुनकर अथवा पढ़कर ही कहानी पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं। दूसरा, कहानी का कथानक स्वाभाविक हो, यहाँ तक कि काल्पनिक कथानक वास्तविकता से दूर न हो। ऐसी कहानियाँ हृदय को स्पर्श करती है। कहानी की भाषा बच्चों के भाषाई ज्ञान की दृष्टि से सरल हो और उसकी लेखन शैली तथा प्रभावपूर्ण हो। कहानी में जिस घटना, विचार अथवा भाव की अभिव्यक्ति हो वह उसकी चरम सीमा तक गई हो, जिसे पाठक को उसकी गुणतम अनुभूति हो उसके। कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे कहानी पाठकों को न कोई शिक्षा मिले, जिससे पाठक अपने जीवन में व्यवहार को अपनाए। कहानी ऐसी होनी चाहिए, मुख्य बात ये है कि उससे अपने जीवन में कुछ व्यवहार में परिवर्तन आए और अपन उसको कुछ सीखने मिले। ठीक है। ये क्वेश्चन सारे एक ही है, एक क्वेश्चन है। कहानी के बारे में पूछेगा तो इसके तत्व बताओ, उसकी विशेषता बताओ। ठीक है। कहानी की विशेषताएं पूछी है तो कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जिज्ञासा और कौतूहल को जागृत करती है। कहानी बाल भाव की भाषा और उसका साहित्य है। कहानी की भाषा में वास्तविक तथा स्वाभाविकता होती है। कहानी शिक्षा, दीक्षा और उपदेश देने का एक सशक्त प्रभावशाली साधन है। कहानी साहित्य का एक अंग है और शिक्षण को प्रभावशाली विधि और प्रविधि है। कहानी गद्य रचना का एक वर्णनात्मक रूप है जिसमें वास्तविक जीवन का कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का एक ही उद्देश्य होता है, पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, सीमित पात्र रखते हैं। कहानी साहित्य की छोटी रचना है जो जीवन की किसी एक घटना का वर्णित जिज्ञासु और कौतूहल के रूप में काम करती है। कहानी शिक्षा से मानसिक संतुष्टि होती है और मनोरंजन होता है। कहानी भाव प्रधान रचना, इसलिए इसकी गणना राग्यात्मक साहित्य की जाती है। कथानक अपने प्रस्तुतिकरण में घटनाओं कहानी के उदाहरण देते हैं जिससे श्रोतागण एकाग्र हो सुनते हैं, कि उसमें कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे कि कहानी अच्छे से सुनते हैं अपन। कहानी के माध्यम जीवन में किसी एक अंग अथवा एक मनोभाव को प्रस्तुत करना ही लेखन का मुख्य उद्देश्य है, जबकि उपन्यास में मानव जीवन का संपूर्ण रूप विस्तृत करता है। कहानी पढ़कर महान कार्य करने को प्रेरणा मिलती है। अगर अपन वो कहानी देखते हैं तो आप लोग टीवी में देखते हो तो उस कहानी को देखने के बाद अपन को ऐसा लगता है कि अपन भी ऐसा कुछ करें तो महान कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक मानदंडों को जीवित रखने का एक प्रयास है कि पूर्वज किस प्रकार से रहते थे उनको कहानी के माध्यम से अपन सुनते हैं तो उनके जो मानदंड थे उनको जीवित रखने का एक प्रयास है। कहानी अनेकत्व में एकत्व प्रस्तुत करती है अथवा गागर में सागर भरती है। कहानी की चरम सीमा हृदय तथा चित्त पर भावात्मक प्रकाश डालती है और मनोरंजन करती है। कहानी में मानव समाज और मानव जीवन में चरित्र का वर्णन बड़े ही मर्म स्पर्शी, कलात्मक एवं आकर्षक रूप में होता है। कहानी भाव पर प्रधान होती है, इसलिए इसकी गणना रंगात्मक साहित्य होती है। कहानी का आकार इतना होता है कि पाठक उसे एक ही बैठक में पूरा पढ़ लेते हैं। कहानी घटना मतलब कहानी का आकार छोटा होता है, यही है। कहानी घटना प्रधान होती है, इसमें द्वंद्व तथा संघर्ष की प्रबलता होती है। कहानी का लक्ष्य एकांकी है। कहानी के माध्यम से कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी से भावात्मक, कलात्मक, कल्पना शक्ति और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। ठीक है। इस प्रकार से अपने ये कहानी का पूरा देख लिया। तो ये कहानी के जो मैंने 3 टॉपिक बताए ये आपको याद करनी ही है। आपसे पूछ सकता है कहानी के बारे में, तो कहानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है संक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। संक्षेपण का अर्थ क्या है। संक्षेपण ये अति लघुरात्मक पूछ सकता नहीं, सॉरी लघुरात्मक पूछ सकता है 10 नंबर वाले में। ठीक है। संक्षेपण एक सप्ताहपूर्ण रचना, उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह पाती। सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राकार आदि की सारी बातों का अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों को अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब किसी चीज़ की टिप्पणी करना ही संक्षेपण कहलाता है। ठीक है। इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं तो किसी विस्तृत विवरण, सुविस्तार व्याख्या और व्यक्तित्व, पत्र, व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे समायोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावर्त, अनावश्यक बातों को त्याग कर सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संलग्न हो। संक्षेपण में गुण क्या होना चाहिए, इसमें पूर्णता होनी चाहिए कि मतलब कोई भी छोटी बात लिखें तो पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। इसको देख लेना आप।
मेरे साथ पढ़ लो पूरी। देखो, संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट नहीं गई हो। आवश्यक और अनावश्यक अंशों को चुनाव खूब सोच समझ कर करना चाहिए। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाए जो मूल अवतरण संदर्भ में हो। मूल में जिस विषय विचार पर जितना जोर दिया जाए उसी अनुपात में लिखना चाहिए। संक्षिप्तता, ये तो अपन ने पढ़ाई है कि संक्षिप्तता ही प्रधान गुण है उसका, कि किस छोटे रूप में लिखना, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्पष्टता, अगर आप किसी बड़े वाक्यांश को छोटे रूप में लिखते हो तो उसका जो स्पष्ट है वो आपको सही समझ में आना चाहिए। भाषा की सरलता, मुख्य पॉइंट है कि भाषा की सरलता तो होनी चाहिए। अगर कुछ वाक्य लिख रहे हो आप तो उसमें भाषा के सरल होना जरूरी है ताकि आप लोग जल्दी समझ जाओ। शुद्धता, संक्षेपण में भाव भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मतलब ये है कि संक्षेपण में वही तथ्य और विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो। इसमें मूल से आशय विकृत परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता, न अपनी ओर से तर्क की टीका टिप्पणी होनी चाहिए। प्रवाह और क्रमबद्धता, ठीक है, उसमें क्रमबद्धता तो होनी चाहिए ताकि आप लोग समझ में वरना नहीं होगी। संक्षेपण के नियम क्या है? मूल, पहला है मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट न हो जाए तब तक संक्षेपण लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए। मूल के भावार्थ को समझ लेने, मूल का मतलब क्या है कि पूरा वाक्यांश, ठीक है, समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों तथा वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भाव और विचारों की अन्विति विशेष महत्व हो। संक्षेपण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अपनी ओर से किसी तरह का टीका टिप्पणी अथवा आलोचना प्रतिलोचना ना करें। अपनी ओर से कुछ नहीं लिखना चाहिए। संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले रेखाचित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, फिर उसमें उचित आवश्यक संशोधन जोड़ घटाव करना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखने की बात यह भी है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में मूल लिखा गया है उसी क्रम में संक्षेपण लिखा गया हो, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है उसमें विचारों का तारतम्य हो कि जो मूल में विचार है वही संक्षेपण होना चाहिए। उक्त रूपरेखा के अंतिम रूप देने से पहले उसे एक दो बार पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक विचार छूट ना जाए। जहाँ तक हो सके वह अत्यंत संक्षिप्त तो सामान्यतः उससे मूल संदर्भ एक तिहाई होना चाहिए। तो अगर मूल आपका 3 पेज, 1/3 पेज में ही उसका संक्षेपण होना चाहिए। अंत में संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना चाहिए। उपयुक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भाव और विचारों को अनुकूल और संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखे कि सारे तथ्य उसमें शामिल हो। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना कविता, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आएगा आपके एग्जाम में कन्फर्म, या तो कहानी आ जाए या कविता जाए। कविता के उद्देश्य और महत्व प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, इसका उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कविता का अर्थ एवं परिभाषाएं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, कहानी और कविता में से एक आपको देखने को मिलेगा, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आप याद कर लेना। हिंदी साहित्य के मुख्य 2 अंग हैं, गद्य और पद्य। पद्य के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज में करता है। पद्य के अंतर्गत भावना, कल्पना और बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। पद्य के भाव तत्व प्रधान होते हैं। कल्पना तत्व के संबंध में कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक है। मनुष्य की वाणी का जो शब्द विधान करती है वही कविता है। कविता हृदय की वस्तु है, सौंदर्य की तरह कविता का भी आस्वादन ही किया जा सकता है। कविता की परिभाषा देखते हैं। कविराज विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रचनात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्य ही वाक्य है। पंडित राज जगन्नाथ, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। इनसे आपसे पूछ सकता है कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता क्या है, तो उसकी परिभाषा लिखी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। जॉनसन के अनुसार कविता सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है जिसमें विवेक के साथ कल्पना का प्रयोग होता है। कार्लाइल, संगीत में विचार ही कविता है, ठीक है। इस प्रकार से अपना पूरी विशेषता देख ली। कविता शिक्षण का महत्व क्या है? तो कविता सदा से ही साहित्यिक और कलात्मक सौंदर्य अनुभूति का प्रमुख स्रोत रही है। व्यक्ति के हृदय में कुछ भाव, राग तत्व सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहते हैं। कविता शिक्षण द्वारा वे राग तात्व जागृत हो उठते हैं और रसानुभूति और सौंदर्यपूर्ण कराते हैं। आदिकाल से कविता मानव हृदय में एक अद्भुत लोकोत्तर आनंद एवं रस का संचार करती है, ठीक है। इस प्रकार आगे पढ़िए आप PDF में ध्यान से। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, झुंझुनू एजुकेशन पे, जिसकी लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या है? इसके निम्न उद्देश्य हैं। छात्रों को भावानुसार उचित गति, यति, लय एवं उचित
आरोह अवरोह से पठन करने, पठित अंश का भाव ग्रहण करते हुए रसानुभूति करने योग्य बनाना। कविता शिक्षण में राग्यात्मक वृत्तियों का संशोधन और संस्कार करना। छात्रों में राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावना और विकास करना तथा सद्वृत्तियों, वीरता, देशभक्ति, इसके प्रति जो देशभक्ति, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, उसकी संवेदनशील भावना, वो सारे उसमें विकास करना कविता का उद्देश्य है। छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने, भावान्वित करने योग्य बनाना। कि अगर कविता से क्या है कि बच्चों को अच्छी लगती है कविताएं, तो उससे आप अच्छा सीख पाओगे। छात्रों में पढ़ी हुई कविता के भावों अपने शब्दों में कहना, उनकी समीक्षा करने में निपुण करना। काव्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना, कि जो काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या है उसको विकास करना। छात्रों को कविता अर्थ ग्रहण करने, उसका भाव ग्रहण करने और उसके आधार पर रस की अनुभूति और सौंदर्यपूर्ण करने और अंत में परमानंदम्भूति की योग्य बनाना। छात्रों को कविता और साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। काव्य के शिक्षण के स्थायित्व और अमरता गुणों का विकास करना। छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को सचेष्ट करना और उनमें साहित्य रचना करने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों की चित्त प्रवृत्तियों का परिमार्जन कर उनमें उच्च आदर्शों का निर्माण करना। सामाजिक आदर्शानुकूल आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन है। अब अपन देखेंगे वाक्य से क्या अभिप्राय है, भाषा में वाक्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। तो इसका भी उत्तर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वाक्य होता क्या है। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों की एक ऐसी नियमबद्ध और अर्थपूर्ण प्रस्तुति है जिससे किसी भाव अथवा विचार की पूर्णता स्पष्ट हो सके। वाक्य प्राय सार्थक शब्दों के समूह कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों जो समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। अब अपन वाक्य की परिभाषाएं देख सकते हैं। तो पतंजलि के अनुसार वाक्य की परिभाषा क्या है। पूर्ण अर्थ की प्रतीति करने वाले शब्द समूह को वाक्य माना जा सकता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या है। अर्थमान ध्वनि समुदाय जो पूर्ण कथन अथवा भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने में पूर्ण हो तथा जिसमें परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से क्रिया का भाव वाक्य कहलाता है। भारतीय आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में वाक्य क्या है। योग्यता, आसक्ति और आकांक्षा से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। देवेंद्र शर्मा ने वाक्य संबंध में क्या विचार किए। भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई ही वाक्य है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि प्रत्येक वाक्य में अर्थ और भाव का सामंजस्य होना चाहिए ताकि वाक्य अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो सकते। भाषा में वाक्य का क्या महत्व है, तो उसके विभिन्न महत्व हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं, अपन देखेंगे महत्व सारे। पहला है भाषा की सहज एवं प्रमुख इकाई वाक्य ही है। वाक्य वह कहलाता है जो व्याकरणीय प्रक्रिया से पूर्ण हो। वाक्य के लिए कम से कम एक क्रिया अवश्य होनी चाहिए। व्याकरणीय दृष्टि से पूर्ण वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। वाक्य विचार की इकाई है। ठीक है, वाक्य विश्लेषण से पता चलता है कि वाक्य शब्दों का सुव्यवस्थित सार्थक समूह मात्र नहीं है। शब्दों की व्यवस्था, उनके आशय को समझना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य के प्रयुक्त शब्दों के दो तत्व होते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। वाक्य गुण क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें 5 गुण हैं। आकांक्षा, योग्यता, सार्थकता, समीपता, अनुवृत्ति। पहला है आकांक्षा। वाक्य का स्वरूप इस प्रकार का हो जिससे पढ़ने वाला सुनने वाले की जिज्ञासा की पूर्ति हो सके। उदाहरण, सोहन शहर को जाता है। इस वाक्य में सोहन शब्द सुनकर एक स्वाभाविक उत्कंठा उत्पन्न होती है कि आगे क्या होगा। शहर जाता है उसके बाद क्या करेगा, इस प्रकार से होना चाहिए। तभी वह शांत होती है जब पूरा वाक्य सुन लिया जाता है। योग्यता, वाक्य में निहित शब्दों में परस्पर संगति की क्षमता हो जिससे अर्थ की भाव प्रकट हो सके। सार्थकता, वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द सार्थक होने चाहिए। अनावश्यक शब्दों का वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आलतू फालतू, खाना खाना, जल्दी वल्दी। हम कई वाक्यों में कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी कोई सार्थकता नहीं होती, जैसे आलू वाना इत्यादि। समीपता, वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए अर्थात शब्दों के परस्पर संबंध हो, इनमें समीप रखा जाए। अनुवंती, ठीक है, व्याकरण दृष्टि से वाक्य के शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। हिंदी में क्रियाएं प्राय लिंग वचन पुरुष में कर्ता के अनुरूप होती है। जैसे गाय घास खाती है, घोड़ा घास खाता है। गाय के साथ खाता, घोड़े के साथ खाती अशुद्ध क्रिया है, इसलिए पॉजिटिव क्रिया रखनी चाहिए। पठन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान के रूप में पहचान समझ को स्पष्ट कीजिए। तो पठन क्रिया में देखो, आप लोग इसको पढ़ लो, फिर अपन इसके जो अंतर्गत जो निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं उनकी बात करते हैं। ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना, वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को उचित सोपानों में बांटकर रखना, शब्दों के सार्थक इकाइयों को बांटकर रखना। पठित सामग्री के विचारों को समझना, संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना,
पठित सामग्री पर अपना मंतव्य स्थिर करना, मंतव्य के अनुसार आचरण करना। अब ये है, ठीक है। अब इसमें जो ये सोपान वगैरह हैं, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये पठन प्रक्रिया प्रथम प्रमुख सोपान है। व्यक्ति पढ़ना सीखने में कान और आँख 2 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है, जबकि पठन वागेंद्रियों का काम एक कर्मेंद्रिय, अतः पठन में ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों का योगदान रहता है। इसकी जो ध्यान देने की बातें वो देख लेते हैं इसमें प्रत्यक्षीकरण में। ध्वनि के प्रतीकों को, वर्णों को पहचानना, सभी वर्णों को पहचान कर पढ़ना, वर्णों के योग शब्द निर्माण करना, शब्दों को उचित सोपानों को बांट कर रखना, ध्वनियों में सूक्ष्म भेद को पहचानना, अलग परिमाण महापरिमाण ध्वनियों का विविधीकरण करना, प्राय समान आकृति वाले वर्णों का विविधीकरण करना, तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना, वर्णों के उच्चारण स्थान का ध्यान रखते हुए अर्थात शुद्ध आचरण के साथ पढ़ना, उच्चारण दोषों का निराकरण करना कि दोष नहीं होना चाहिए। अर्थग्रहण, सेकंड सोपान है अर्थग्रहण, कि किसी भी अपन पठन क्रिया में जो अर्थग्रहण करते हैं उसके बारे में पूछा है तो ये लिख देना आप, ठीक है। इसमें बात जो ध्यान देने की बातें वो देख लेते हैं अपन। शब्दों का सार्थक इकाइयों में विभाजित करके पढ़ना, शब्दावली में वृद्धि करना, पठित सामग्री के विचारों को समझना, पढ़कर संदर्भ के अनुरूप शब्दों का ग्रहण करना, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भाव के अनुसार पढ़ना, मुहावरों और लोकोक्तियों संदर्भ के अनुसार ग्रहण करना। अगला है प्रयोग, कि जैसे अपन सीखते हैं तो उसके बाद प्रयोग करना, ठीक है। ये हो गया प्रयोग। तो प्रयोग में आप देख लेना, इसमें देखो कि पठन की प्रक्रिया तभी सफल कहा जा सकता है जब व्यक्ति ने जो सीखा है वो उसका प्रयोग कर सके। अगर आपने कुछ सीखा है अपने जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हो तो वही पठन की असली क्रिया होगी। तो इसकी व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सहस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसमें देखेंगे तो सहस्वर वाचन में शुद्ध अक्षरोच्चारण का विशेष महत्व है। मौन वाचन में अक्षरोच्चारण के लिए कोई अवसर नहीं होता, परंतु छात्र को मनन एवं चिंतन करना पड़ता है। सहस्वर वाचन में ध्वनियों का बोध, उच्चारण की शुद्धता, उपयुक्त बालाघात, स्पष्टता, वाचन प्रवाह, स्वर में उतार चढ़ाव और रसात्मकता की प्रधानता होती है। मौन वाचन मन ही मन में बिना किसी प्रकार की उच्चारण ध्वनि के ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। सहस्वर वाचन में व्यक्तित्व तथा सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकता है। ये दोनों प्रकार से किया जा सकता है, को भी दोनों प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। सहस्वर वाचन में शरीर की सभी वाक इंद्रियाँ क्रियाशील होती हैं। इसमें किसी भी क्रिया का उपयोग या किसी वाक इंद्रिय का उपयोग नहीं लिया जाता। सहस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ये माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए है। सहस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है, शिक्षक द्वारा आदर्श वचन तथा छात्र द्वारा अनुकरण वचन। मौन वाचन भी 2 प्रकार से किया जा सकता है, गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन। सहस्वर वाचन में उच्चारण, लय, गति, उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें भाषा, व्याकरण, प्रसंग, साहित्य, विद्याएं आदि पर ध्यान दिया जाता है। सहस्वर वाचन में उच्चारण एवं वाचन संबंधी अशुद्धियों आसानी से जांची जा सकती है। मौन वाचन में इनका जांच करना संदिग्ध माना जाता है। सहस्वर वाचन करने छात्र की झिझक व संकोच की प्रवृत्ति दूर होती है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। मौन वाचन को झिझक दूर करने का कोई अवसर नहीं होता कि वो मन में पढ़ता तो वो झिझक दूर कैसे होगी। सहस्वर वाचन में छात्रों को थकान शीघ्र होने लगती है क्योंकि इसमें वाक यंत्रों पर जोर पड़ता है। इसमें थकान कम होती है क्योंकि वाक यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। सहस्वर वाचन में छात्रों को अन्य छात्रों की गति से वाचन करना पड़ता है। मौन वाचन में छात्रों को अपनी ही वाचन करना पड़ता है। अगर सहस्वर वाचन बोलेंगे तो अन्य वाचन जो बोलेंगे उसके साथ उनका वाचन करना पड़ेगा। सहस्वर वाचन काव्य पाठ उपयुक्त है, जबकि मौन वाचन गद्य पाठ हेतु उपयुक्त है। सहस्वर वाचन काव्य की भावानुकूल वातावरण के निर्माण हेतु किया जाता है। मौन वाचन भाव और विचारों को हृदयगम हेतु किया जाता है। सहस्वर वाचन में समय अधिक लगने के साथ साथ श्रम भी करना पड़ता है, इसमें कम समय लगता है। सहस्वर वाचन में हाव भाव, मुद्रा एवं रुचि तथा खड़े होने का ढंग का विशेष महत्व है। अगर खड़े होकर बोलोगे क्लास के अंदर है तो ढंग का महत्व रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मन में पढ़ता है, ठीक है। सहस्वर वाचन शिक्षण के लिए अनेक विधियों, प्रविधियों तथा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मौन वाचन के लिए एक ही विधि शब्द है। मौन का एकाग्रित होकर पढ़ना ही काम में लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन देखा, तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा, गृह भाषा, मातृभाषा, विद्यालय भाषा, द्वितीय भाषा से क्या अभिप्राय है, इसको समझाओ। तो अपन सर्वप्रथम देखते हैं गृह भाषा एवं मातृभाषा। गृह भाषा से अभिप्राय घर में बोले जाने वाली उस भाषा से है जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है, उसका लालन पालन होता है, वह बड़ा होता है। इस बड़े होने की प्रक्रिया तक उसका संबंध और सत्संग उसके माता पिता और उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ बना रहता है। वह उनसे ही जुड़ा रहता है
उनके माध्यम से वह घर की भाषा सीखता है। अतः कहा जा सकता है घर भाषा से अभिप्राय बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली उस भाषा से जो संबंधित परिवार समुदाय के द्वारा बोली जाती है। ये घर भाषा मतलब है जो आपके परिवार सीखते हो, आपके घर वाले जो बोलते हैं और आपका जो आस पड़ोस का समाज जो बोलता है उसको आप घर भाषा बोल सकते हैं। ठीक है। संबंधित परिवार या समुदाय में बोली जाने वाला भाषा एक दूसरे में मातृभाषा भी कहा जा सकती है। मानव द्वारा अर्जित अनेक संस्कारों में भाषा भी एक महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है। इसे वह जन्म से प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि वह जिस परिवार या समुदाय में जन्म लेता है रहता है उसी से भाषा सीखता है। जैसे गुजराती परिवार में जन्मा बच्चा अपने पारिवारिक सांस्कृतिक आधार पर गुजराती भाषा सीखेगा और अपने जो मारवाड़ी में रहने वाले मारवाड़ी और शेखावाटी में रहने वाले जो अपनी खिचड़ी भाषा बोलते हैं वही सीखेगा। विद्यालय और द्वितीय भाषा, इसका सीधा मतलब है कि विद्यालय द्वारा सीखी जाने वाली भाषा। विद्यालय भाषा एवं द्वितीय भाषा गृह भाषा से इतर वह भाषा जो बालक विद्यालय में सीखता है। इसका स्वरूप पूर्णतः औपचारिक एवं व्यवस्थित होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अक्षरों से सीखते हैं और फिर शब्दों को बोलते हैं। इसके बाद वे वाक्यों का निर्माण करना शुरू करते हैं। यदि बच्चे घर में सीखी गई भाषा में लिखना पढ़ना शुरू करते तो उनकी सीखने की गति तेज होती। इससे में उन्हें व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं होती कि वह प्राकृतिक रूप से व्याकरण की भाषा में प्रयोग से माध्यम सीख पाते। लेकिन जब उनकी मातृभाषा स्कूल में सिखाई जा रही भाषा से भिन्न होती है तो उसे स्कूल में पढ़ाई जा रही भाषा सीखने वास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखते हो घर की भाषा अलग होती है और स्कूल की भाषा अलग होती है। हमारे देश में विभिन्न समाज संप्रदायों में विभिन्न भाषाएं विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बोली जाती है। घर में या परिवार में तथा दूसरे सामाजिक क्रियाकलापों में जैसे खेल के मैदान, स्कूल में कोर्ट में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। इन सभी परिस्थितियों में मातृभाषा या घर की भाषा का प्रयोग हो ऐसा संभव नहीं है साथियों। घर में जहाँ मातृभाषा का प्रयोग होता है तो स्कूल में आजकल अंग्रेजी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ा दिया जाता है। आजकल तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषी देश है, इसलिए हमारे देश में अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जो पूरे देश के लोगों आपस में जोड़ती है। इसलिए इसी मानसिकता के आधार पर अंग्रेजी भाषा को भारतीय स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हमारे देश में अंग्रेजी को लिंक भाषा भी कहते हैं क्योंकि ये दो भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों में संप्रेषण में सहायक होती है। इस दृष्टि से ये देखा जाए तो मातृभाषा का बोधक बालक जब स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल की भाषा के रूप में ही अंग्रेजी भाषा ज्ञान कराया जाता है। हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को सीखना एक तरह से बच्चों के लिए कठिन काम है क्योंकि उन्हें एक साथ स्कूल में 2 से अधिक भाषाएं एक साथ सीखनी पड़ती हैं। यदि हमारे परिवार में घर में भाषा के रूप में अंग्रेजी बोली जाती तो इसे स्कूल में सीखना बेहद आसान होता। अगर अपन लोग घर में इंग्लिश बोलते जैसे विदेश में बोलते हैं तो फिर पढ़ने में आसान होता। वहाँ हमारी एक विशिष्ट अंग्रेजी भाषा का विकास होता जो कि अकादमिक उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। हम स्कूल में सीखी गई अंग्रेजी भाषा को सामाजिक संदर्भ वातावरण में प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि उसके प्रयोग का प्रवेश जहाँ हमें वातावरण के आधार पर प्राप्त नहीं हो पाता वही हम उसे घर की भाषा की तरह बोलने में सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों। अगला है कि मौखिक भाषा क्या है, इसके सिद्धांत और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखित भाषा या मौखिक भाषा इन दोनों में से एक आपको अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, इन दोनों में से एक आपको अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगी। जब हम अपने विचारों को किसी अन्य के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं तो वह भाषा को मौखिक रूप है। मौखिक भाषा में व्याकरण के नियमों के निर्वहन में शिथिलता रहती है, लेकिन मनुष्य मौखिक रूप में अपने विचारों को अधिक सहज रूप में प्रकट कर पाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते समय इंगितों, विभिन्न मुख मुद्राओं, संकेतों आदि का भी सहज प्रयोग होता है। प्राय हम सांकेतिक एवं मौखिक भाषा का प्रयोग एक साथ करते हैं। जैसे हम बड़े अपने से बड़ों का आदर के साथ नमस्कार करते हैं तो साथ दोनों हथेलियों को जोड़कर प्रणाम का इशारा करते हैं। तो जो अपने मौखिक भाषा का मतलब ये जो अपन अपनी भारी बनावट से जो करके भाषा बोलते हैं वही मौखिक भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लेना इसको। मौखिक भाषा के सिद्धांत है, तो इसका पहला सिद्धांत होगा संक्षिप्तता। प्राय संदेश संक्षिप्त होना चाहिए कि छोटे रूप में संदेश होना चाहिए। ठीक है, संदेश न अधिक छोटे और न अधिक बड़े होने चाहिए। छोटे संदेशों को ग्रहण करने प्रारंभिक जीवन में ताजगी अनुभव रहता है। ठीक है, स्पष्टता कि आप जो बोलते हो। प्रभावी मौखिक भाषा का दूसरा सिद्धांत है मौखिक भाषा में स्पष्टता। मौखिक भाषा में शैली के 3 गुण हैं, क्लियरिटी, देन क्लियरिटी एंड लास्ट क्लियरिटी। वार्तालाप से पूर्व किसी भी विचार पर चिंतन पुनर्चिंतन तब तक आवश्यक है जब तक कि वह स्पष्ट न हो। तत्पश्चात ही मौखिक भाषा स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहने समझने और सक्षम हो सकता है। स्पष्टता के लिए शब्दों का उपयोग, लघु वाक्य और सामान्य शब्दों का उपयोग आवश्यक है। तीसरा है परिशुद्ध, निश्चित एवं सही शब्दों का चयन, कि जो आप बोलते हो वो सही शब्द होने चाहिए, परिशुद्ध होने चाहिए और निश्चित शब्द होने चाहिए।
कर्मबद्धता तो आपकी प्रभावशाली मौखिक भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो बोल रहे हो उनका कर्मबद्धता होना ही चाहिए। विषय वस्तु में सतता और तारतम्यता अति आवश्यक है। संबंध सूचक विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों में मुक्त भाषा का उपयोग, अनावश्यक संबंध सूचक शब्दों का उपयोग मौखिक भाषा में नहीं करना चाहिए एवं क्रिया विशेषण जैसे शब्दों का उपयोग केवल जहां आवश्यक हो वहीं करना चाहिए। अर्थ की महत्ता मात्र को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मौखिक भाषा का उद्देश्य क्या है? मौखिक भाषा का एक उद्देश्य है भावों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना। ऐसे समाज में संगठन और शक्ति होती है जिसके उसके सदस्य अपने भावों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। मौखिक भाषा का दूसरा उद्देश्य है आत्म विज्ञापन। ठीक है, आत्म प्रकाशन द्वारा व्यक्ति आत्म विज्ञापन करता है, कभी कभी झूठ का सहारा लेकर अपने संबंध को बढ़ा चढ़ा कर बातें बनाता है। आत्म संतोष आत्म विज्ञापन का परिणाम होता है। तीसरा लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का विकास। जो व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी सहमति अथवा विचार प्रकट करता है, जो अपनी भावनाओं को वाणी को दूसरों के समक्ष प्रकट करे, उन्हें अपने वश में कर लेता है, श्रोता इससे उतना प्रभावित हो सकता है जितना उसके तुरंत उसके पक्ष में आ सकता है। लाखों की भीड़ ऐसे कुशल वक्ता की बात एकाग्रित होकर सुनती है। जैसे कि अपन नेता लोग हैं तो उसकी बात अपन लोग सुनते हैं ध्यान से। ठीक है, मौखिक भाषा का महत्व क्या है? मौखिक भाषा बालक की प्रारंभिक भाषा है। कि आप लोग घर में जो भाषा सीखोगे वो प्रारंभिक भाषा होना आवश्यक ही है। मौखिक भाषा द्वारा प्राय विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आपके विचार आदान प्रदान होते हैं, पर बोल के लिखते हैं तो उसको विचारों की अभिव्यक्ति बोलते हैं। मौखिक भाषा द्वारा ही व्यवहार में कुशलता आती है। अपन लोग किसी से बात करेंगे तो उसमें अच्छे संबंध बनेंगे और व्यवहार में कुशलता आएगी। मौखिक भाषा द्वारा भाषण में निपुणता मिलती है। अपन भाषण अच्छा देंगे, अपनी प्रभावी मौखिक भाषा होगी तो भाषण में निपुणता मिलेगी। व्यक्तित्व विकास के लिए मौखिक कार्य अत्यंत आवश्यक है। आपका व्यक्तित्व कैसा है वो आपकी बोली ही स्पष्ट करेगी। शिक्षक द्वारा किया गया मौखिक कार्य छात्रों को अवधान में पाठ लगाए रखता है। ठीक है, कि मतलब शिक्षक जितना प्रभावी पढ़ाएगा उतना ही प्रभावी उसका शिक्षण होगा। शिक्षक द्वारा किया गया मौखिक कार्य छात्रों में रुचि जागृत करता है। छात्रों का प्रभावी ढंग से सुनकर और बोलकर समाज में अन्य सदस्यों के साथ संपर्क, कि जो छात्र आप अपनी मौखिक किस प्रकार से बोलेंगे अपने समाज के लोगों से, वह भी उसको प्रभावी बनाता है। समझने में सरल होती है। भाषा का उद्गम मौखिक रूप से ही हुआ है। लिखित भाषा मानव जाति के इतिहास में अभी हाल ही की वस्तु है। मौखिक रूप से सीखना अधिक सरल है। कि अगर आपको कुछ बोलेगा, मैं आप ये बोल रहा हूँ तो आप लोग अधिक समझोगे, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन बोल के अगर आप लोग समझेंगे ना तो समझने में सरल रहेगा। ठीक है, भाव प्रदर्शन और प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता। मौखिक कार्य करने से बालक में भाव प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है। जो बालक बोलने में उचित ढंग से बल, आघात, सुर, गति का प्रयोग करता है वही भावपूर्ण विधि से अपने भावों को प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से बच्चों अपने पूरे जो आपकी किताब उसका एनालिसिस देख लिया तो इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दो। आप तो सीरीज को छोड़कर सिर्फ इसको पढ़ के चले जाना, आपका पेपर अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की जो भी अपडेट है वो आपको मिल सके। एक बार इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दो। धन्यवाद। इसमें सारा सारांश है और सारा महत्वपूर्ण बिंदु वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना इस चैनल को।